सो हेलो एवरीवन, और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग में हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? सेल सिग्नलिंग में हम जीपीसीआर के बारे में पढ़ेंगे कि जीपीसीआर क्या होता है। और जीपीसीआर और इसी के साथ सुना होगा कैम। कैम कैसे एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, ये चीज़ें हम इस लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो कैम कैसे एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करता है और जीपीसीआर सिग्नलिंग कैसे होती है और क्या होती है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर IIT JAM और CSIR नेट एग्जाम्स के लिए। तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यार ये चीज़ समझ लो कि यार सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है। तो सेकेंडरी मैसेंजर वो मैसेंजर्स होते हैं जो कि सेल में पहले से प्रेजेंट होते हैं। अब प्रेजेंट होते हैं तो सवाल है कि फिर किसी सिग्नलिंग की क्या ज़रूरत है। तो सेकेंडरी मैसेंजर जो होते हैं सेल में पहले से प्रेजेंट होते हैं बट इन लो कंसेंट्रेशंस। ठीक है, उन्हें लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं और कुछ ऐसा सिग्नल चाहिए होता है जिससे कि इनकी कंसंट्रेशन बढ़े और फिर ये आगे चल के किसी और चीज़ को ट्रिगर कर सके। ये ट्रिगर क्या होगा? ये ट्रिगर कोई प्रोटीन काइनेज हो सकता है। ये प्रोटीन काइनेज क्या करेगा? ये आगे चल के कुछ काम करेगा और कुछ फैक्टर्स को रिलीज करवा सकता है जो कि आगे चल के कुछ काम करें। सो सेल सिग्नलिंग में हम ज़्यादातर सबसे इंपॉर्टेंट हम काम क्या करते हैं? हम करवाते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो हम जो भी यहाँ पे कर रहे हैं, उसका फाइनल गोल क्या होगा? उसका फाइनल गोल होगा सेल में ट्रांसक्रिप्शन करवाना। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं आगे। सबसे पहले देख लेते हैं जीपीसीआर क्या होता है। तो जीपीसीआर का फुल फॉर्म होता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। मीन्स इसमें जो हम जीपीसीआर हम बार बार कहते हैं, तो जीपीसीआर में क्या होता है? जीपीसीआर में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं और कुछ इसके साथ हमारे पास क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जी प्रोटीन्स कहते हैं। सो मीन्स हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स होंगे और कुछ जी प्रोटीन्स होंगे। ये दोनों मिला के हम क्या कहते हैं? जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो अब इसका थोड़ा सा जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसे होता है इसका? स्ट्रक्चर कुछ इसका ऐसे होता है कि मान लो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर्स कैसे होते हैं? ये रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं कि ये इसका डायग्राम देखना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये जो रिसेप्टर ऐसा होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 7 टाइम्स जो है क्रॉस करता है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ, हर चीज़ ध्यान से सुनते जाओ। ये जो होता है रिसेप्टर हमारे पास, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 7 टाइम्स क्रॉस करता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सर्पेंटीन भी कहते हैं, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 से 7 बार क्रॉस करता है। इसका एक एंड ये होता है। ये एंड कहाँ पर होता है? ये एंड होता है हमारे पास सेल के एक्स्ट्रा सेल्यूलर एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट पे ये वाला एंड होता है और ये है सेल का इनसाइड वाला पार्ट। ठीक है, इस वाले एंड को हम क्या कहते हैं? इस वाले एंड को हम कहते हैं सी टर्मिनल। ठीक है, अब क्या होता है? अब ये होता है कि प्राइमरी मैसेंजर जो होता है हमारे पास सेल में, कुछ होते हैं प्राइमरी मैसेंजर्स। ये प्राइमरी मैसेंजर क्या हो सकता है? ये प्राइमरी मैसेंजर यहाँ पे क्या होता है? लिगांड होता है, LIGAND, लिगांड होता है। ये लिगैंड को याद रखना। लिगैंड क्या होता है? हमारे पास प्राइमरी मैसेंजर्स होते हैं और ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। ठीक है, ये लिगैंड क्या करता है? ये लिगैंड ये करता है कि ये लिगैंड सेल के बाहर होता है, ये सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है और यहाँ पे आके बाइंड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एन टर्मिनल पे जो लिगैंड है वो आके बाइंड हो जाता है। अब ये लिगैंड बाइंड हो जाता है तो ये एक मैसेज अब ट्रांसफर करता है कि मैं यहाँ पे बाइंड हो चुका हूँ। अच्छा, अब ये बाइंड होने के बाद क्या होता है? यहाँ पे लिगैंड के बाइंड होने से ये वाला जो सी टर्मिनल है ना, ये सी टर्मिनल एक्टिव हो जाता है। मीन्स फर्स्ट स्टेप क्या होता है? लिगैंड बाइंड होता है यहाँ पे। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? ये सी टर्मिनल क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। सी टर्मिनल एक्टिव होने का क्या मतलब है? मैं आपको बताता हूँ। सी टर्मिनल का एक्टिव होने का ये मतलब है कि एक चीज पहले हमें इसके लिए समझनी पड़ेगी कि जी प्रोटीन्स कैसे काम करते हैं। जी प्रोटीन्स कैसे काम करते हैं? तो अभी सिंपल सी एक बात समझो कि मान लो कि यहाँ पे एक प्रोटीन है और यहाँ पे एक यही प्रोटीन है।
अच्छा, ये प्रोटीन यहाँ पे मान लो कि अल्फा प्रोटीन और ये अल्फा प्रोटीन है। अभी यहाँ पे जो ये वाला अल्फा प्रोटीन है ये इनएक्टिव फॉर्म में है और ये अल्फा प्रोटीन एक्टिव फॉर्म में है। अब यहाँ से इसको एक्टिवेट होना होगा, तो ये जो होता है प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में, इसके ऊपर क्या बाइंड होता है, जीडीपी बाइंड होता है। और जब इसको एक्टिव होना होता है तो ज़रूरी होता है कि इसके ऊपर जीडीपी ना बाइंड हो, कि जीटीपी बाइंड हो। ठीक है, जीडीपी की जगह जीटीपी बाइंड हो। तो अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए यहाँ से क्या होता है, रिमूवल ऑफ जीडीपी होता है और एडिशन ऑफ जीटीपी होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो करवाता है ये कौन करवाता है, यहाँ पे जो एंजाइम होता है, एंजाइम याद रखना, एंजाइम को हम कहते हैं जीईएफ। जीईएफ का क्या फुल फॉर्म होता है, जीएफ का फुल फॉर्म होता है गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ये जीईएफ यहाँ पे काम करता है और जीडीपी का रिमूवल करके जीटीपी का एडिशन कर देता है, जिससे कि ये इनएक्टिव प्रोटीन से एक्टिव प्रोटीन बन जाता है। यहाँ पे अब वापस आ जाओ, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही लिगैंड बाइंड होगा ये केमिकली एक्टिव हो जाएगा। इसके केमिकली एक्टिव होने से क्या होगा, सी टर्मिनल पे कुछ चेंजेस होंगे और ये सी टर्मिनल चेंजेस कैसे होंगे, सी टर्मिनल को चेंज होके किसकी तरह से काम करने लगा, जीईएफ की तरह काम करने लगेगा। जीईएफ समझ में आया, जीईएफ क्या होता है, जीईएफ ऐसा एंजाइम होता है जो कि जीडीपी को रिमूव करके जीडीपी ऐड कर देता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ समझो कि यहाँ पे कुछ और प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि मैंने बोला था रिसेप्टर के साथ कुछ प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन कौन से होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं बीटा प्रोटीन, ये होता है गामा प्रोटीन और ये होता है हमारे पास अल्फा प्रोटीन। ये तीन हमारे पास प्रोटीन होते हैं, गामा बीटा अल्फा। अच्छा, अब ये सब जो है तो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो अभी क्या होगा, जो अल्फा प्रोटीन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा, अल्फा प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम आगे चल के दूसरी सिग्नलिंग पढ़ेंगे उसमें भी अल्फा प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होगा। तो ये अल्फा प्रोटीन क्या करता है, इसके ऊपर क्या बाइंड होता है, इसके ऊपर बाइंड होता है जीडीपी, लेकिन इसको एक्टिव होने के लिए जरूरी है कि इसके ऊपर जीडीपी बाइंड हो। तो ये जो सी टर्मिनल है ये जीईएफ की तरह ऐड करेगा और यहाँ से जीडीपी को रिमूव करके यहाँ पे जो है जीटीपी ऐड कर देगा। ठीक है, समझ गए इतनी बात कि यहाँ पे लिगैंड बाइंड हुआ, उसमें सी टर्मिनल में कुछ चेंजेस हुए और ये सी टर्मिनल जीईएफ की तरह एक्ट किया और उसके बाद अल्फा क्या कहते हैं प्रोटीन में से जीडीपी को रिमूव करके जीडीपी को ऐड कर दिया। और जैसे ही ये जीडीपी ऐड होगा ये अल्फा सब यूनिट जो है ये डिसोसिएट हो जाएगी। डिसोसिएट मतलब क्या होगा कि अल्फा सब यूनिट अलग हो जाएगी इससे, जैसे ही इसके ऊपर क्या बाइंड होगा, जीटीपी बाइंड होगा। ये क्या हमारे पास अल्फा सब यूनिट है, समझ से जाओ बात को। अल्फा सब यूनिट क्या कहते हैं, बाइंड होते के साथ जीडीपी क्या हो गई, रिमूव हो गई। अच्छा, अब जीडीपी के रिमूव होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं इफेक्टर मॉलिक्यूल, EFFECTOR, इफेक्टर मॉलिक्यूल। यहाँ पे अभी तक इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें थी, एक ये हो गया हमारे पास लिगैंड बाइंड होता है, उसके बाद हमारे पास जीईएफ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जीएफ एंजाइम होता है और जीटीपी का बाइंडिंग हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कहानी से समझते जाओ। ये अब हमारे पास एक और मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, इसको हम कहते हैं इफेक्टर मॉलिक्यूल। अब इस इफेक्टर मॉलिक्यूल, इस केस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इफेक्टर मॉलिक्यूल एडिनाइलेट साइक्लेज। ठीक है, एडिनाइलेट साइक्लेज हमारे पास इफेक्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। अब ये इफेक्टर मॉलिक्यूल क्या होता है, ये अल्फा सब यूनिट जो है जाके इफेक्टर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाता है। अब ये इफेक्टर मॉलिक्यूल क्या काम करता है, मींस ये एडिनाइलेट साइक्लेज क्या काम करता है, यहाँ पे जो सेल में एटीपी प्रेजेंट होता है इसको कन्वर्ट कर देता है हमारे पास किसमें, कैंप में। समझे इस बात को, जो मैं यहाँ पे कैंप बता रहा था कि कैंप एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह फॉर्म एक्ट करेगा, यहाँ पे वो आया कैंप। ये कैंप कैसे बना, ये कैंप तब बना जब हमारे पास इस इफेक्टर मॉलिक्यूल के साथ अल्फा सब यूनिट अल्फा प्रोटीन जो है वो अटैच हुआ और इसने हमारे पास एटीपी को चेंज करके कैंप में बना दिया। अब ये जो कैंप है ये हमारे पास किसकी तरह एक्ट करेगा, ये कैंप हमारे पास एक्ट करेगा सेकेंडरी मैसेंजर की तरह। मीन्स अब ये कैंप जाएगा सेल में और कुछ और चेंजेस लाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि जो सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जाके किस में चेंज लाते हैं, प्रोटीन काइनेजेस में चेंज लाते हैं। ठीक है, अब ये जो कैंप है ये एक बार यहाँ पे कैंप का फॉर्मेशन हो गया है एटीपी से कैंप का, इतनी बात समझ में आ गया। तो हमारा 50% काम हमारे पास हो गया। अब हमारे पास 50% काम और बचा है। अब कैंप जो है वो आगे मैसेज लेकर जाएगा। वो क्या मैसेज लेकर जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं कुछ प्रोटीन काइनेजेस। ठीक है, ये प्रोटीन काइनेजेस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है मैं बताता हूँ। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है।
एक, दो सब यूनिट, थर्ड सब यूनिट एंड फोर्थ सब यूनिट। ये 4 सब यूनिट क्या होते हैं, प्रोटीन काइनेजेस के 4 सब यूनिट। अच्छा, इसमें से जो 2 सब यूनिट है ये होते हैं हमारे पास रेगुलेटरी, और ये 2 सब यूनिट क्या होते हैं हमारे पास, कैटालिटिक। जब तक ये चारों बाइंड है, याद रखना, जब तक ये चारों बाइंड है इसका कोई काम नहीं है। प्रोटीन काइनेज कुछ काम नहीं कर पाएगा अगर ये चारों बाइंड है। अच्छा, अब इसके लिए क्या करना होना चाहिए, इसको एक्टिव करने के लिए, प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो कैंप है, ये कैंप यहाँ पे रेगुलेटरी पार्ट जहाँ पे है ना, यहाँ पे ये कैंप जाके बाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये कैंप यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा रेगुलेटरी सब यूनिट पे। अब जैसे ही कैंप यहाँ पे बाइंड होगा, ये इसको रिमूव कर देगा। मीन्स हमारे पास ये दोनों जो कैटालिटिक यूनिट्स हैं, ये दोनों कैटालिटिक यूनिट यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, कैंप का काम समझ में आया। कैंप क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देगा। कैसे, रेगुलेटरी सब यूनिट पे अटैच होकर इसने रिमूव कर दिया यहाँ पे हमारे पास। ये रिमूव हो जाएगा तो अब हमारे पास क्या है, प्रोटीन काइनेज का कैटालिटिक पार्ट हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब आगे की कहानी यहाँ पे से समझ लेते हैं हम। तो दिख रहा है, दिख रहा है। तो अब आगे ये जो है, ये हमारे पास सेल में है। एक सेल ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो क्या कहते हैं, ये सेल के अंदर आएगा और क्या करेगा, इस सेल में क्या कहते हैं, न्यूक्लियस में, मीन्स इस न्यूक्लियस में के पास यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये एक चीज़ होती है, इसको मैं बताता हूँ। इसका नाम होता है हमारे पास क्रैब। ठीक है, ये क्रैब क्या होता है, इस क्रैब का फुल फॉर्म होता है कैम रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। कैंप रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्रैब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि सेल में प्रेजेंट होता है। जैसे ही कैटालिटिक फैक्टर्स यहाँ पे अंदर आए, ये प्रोटीन्स अंदर आए हमारे पास, ये किससे बाइंड होंगे, क्रैब से बाइंड होंगे। ठीक है, क्रैब से बाइंड होने के बाद अब जो है ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए आगे बढ़ेगा। तो मान लो ये हमारे पास डीएनए है, ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, ये डीएनए है। ठीक है, जिसको ट्रांसक्रिप्शन जो ट्रांसक्रिप्शन में जाएगा, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ये क्या होगा, अब सबसे पहले ये तो क्रैब से बाइंड किया जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ सुनी होगी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो ये क्रैब क्या होता है, ये क्रैब एक तरह का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ही होता है। ठीक है, कंफ्यूज ज़्यादा प्रोटीन्स की बात हो रही है हमारे पास, क्योंकि सेल में बहुत सारी चीज़ें प्रोटीन ही रेगुलेट करता है। तो ये क्या होता है, एक तरह का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। अब यहाँ पे ये क्या होता है, क्रैब जो होता है, इसके साथ बाइंड होने के बाद यहाँ पे हमारे पास बाइंड हो जाता है हमारे पास डीएनए पे। लेकिन ये क्रैब अभी भी काम नहीं कर सकता। तो इसके साथ एक और क्या चीज़ आती है, इसके साथ एक और चीज़ ऐड होती है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, सीबीपी। ये सीबीपी का फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ। सीबीपी का फुल फॉर्म होता है, ये क्या होता है, ये हमारे पास को एक्टिवेटर होता है। को एक्टिवेटर का मतलब क्या होता है, को एक्टिवेटर का मतलब होता है कि मीन्स विदाउट दिस सीबीपी ये हमारे पास क्रैब जो है एक्टिवेट नहीं हो सकता। तो ये जो होता है, ये क्रैब के साथ बाइंड करता है सीबीपी, और उसके बाद फिर जो है हमारे पास फाइनली जो है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट। तो इस टाइप से हमारे पास जो है, हमारे पास जीपीसीआर सिग्नलिंग काम करती है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जीपीसीआर कैसे काम करता है। तो जीपीसीआर काम करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या था, हमारे पास लिगैंड यहाँ पे बाइंड होगा। सबसे पहले यहाँ पे लिगैंड बाइंड होगा। लिगैंड बाइंड होने के बाद यहाँ पे लिगैंड क्या करेगा, सी टर्मिनल को एक्टिव कर देगा। सी टर्मिनल एक्टिव होने का मतलब कि सी टर्मिनल जीईएफ की तरह बिहेव करेगा। और जीईएफ क्या होता है, जीईएफ होता है हमारे पास ग्वानिन न्यूक्लियेट एक्सचेंज फैक्टर। ग्वानिन न्यूक्लियेट एक्सचेंज फैक्टर क्या करता है, ये जाके हमारे पास जो हमारे पास अल्फा सब यूनिट है, इस अल्फा सब यूनिट में से जीडीपी को रिमूव करके जीटीपी को ऐड कर देगा। जैसे ही ये जीडीपी ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा हमारे पास। इस अल्फा सब यूनिट के एक्टिव होने के बाद ये बाइंड होगा हमारे पास इफेक्टर मॉलिक्यूल के साथ। इफेक्टर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या होता है, इफेक्टर मॉलिक्यूल यहाँ पे होता है एडिनाइलेट साइक्लेज। ये एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करता है, एटीपी को कैंप में कन्वर्ट कर देता है। किसको, एटीपी को कैंप में कन्वर्ट कर देता है। ये कैंप अब क्या करता है, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करता है। और सेकेंडरी मैसेंजर किसमें क्या करता है, इस प्रोटीन काइनेज के ऊपर एक्ट करता है। ये प्रोटीन काइनेज 4 सब यूनिट से बनी हुई होती है, जिसमें से 2 सब यूनिट कैटालिटिक होती है, 2 सब यूनिट रेगुलेटरी होती है। तो कैंप क्या होता है, रेगुलेटरी सब यूनिट से जाके अटैच होता है, और ये रेगुलेटरी सब यूनिट को कैटालिटिक सब यूनिट से डिटैच कर देता है। ठीक है, डिटैच कर देता है। डिटैच होने के बाद जो कैटालिटिक सब यूनिट है वो अलग हो जाती है, और उसके बाद फिर न्यूक्लियस में कैटालिटिक सब यूनिट जो है वो क्रैब के साथ मिलती है। क्रैब क्या होता है हमारे पास, क्रैब होता है हमारे पास कैंप रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्रैब क्या होता है, एक तरह का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, टीएफ कहते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर।
ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पहले कैटालिटिक सबयूनिट के साथ बाइंड होता है, लेकिन ये कैम जो क्रैब होता है इसका एक को एक्टिवेटर होता है, को एक्टिवेटर इसका सीबीपी होता है। तो उसके बाद फिर ये सीबीपी जो है क्रैब के साथ बाइंड करता है और उसके बाद ये डीएनए की तरफ चला जाता है और उसके बाद फिर जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। सो ये पूरा प्रोसेस था हमारे पास जीपीसीआर सिग्नलिंग का, ये पूरा मैंने समझा दिया है। अगर कुछ भी ना समझ में आया हो नीचे कमेंट कर देना, आगे चल के हम और सिग्नलिंग्स पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी सिग्नलिंग्स पढ़ेंगे, अल्फा सर्टिफिकेट याद रखना, बार बार इस्तेमाल होगा, ठीक। और इस चीज़ को भी याद रखना कि कैसे हमारे पास एक्टिवेशन होता है जीडीपी का रिमूवल होकर और जीडीपी का एडिशन होकर। इसके बाद हम और भी पाथवे पढ़ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास और भी पाथवे होता है जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, जो कि हमारे पास होता है क्लोरा टॉक्सिन पाथवे, ठीक है। और भी हमारे पास पाथवे होते हैं जैसे कि नो जीपीसीआर सिग्नलिंग के बारे में हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये समझ में आया तो बताना, ना समझ में आया हो तो बताना। पूरी कहानी की तरह मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। ये पूरी एक क्या कहते हैं स्टोरी की तरह मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इसके ऊपर जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास जो हमारे पास PYQ होंगे वो भी हम इसको लेके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। PYQ किसके, जैम, CSIR और PG के भी PYQ हम इसको साथ में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, ओके बाय।